नमस्कार। स्टडी आईएएस के सभी सदस्यों को आप मेरा बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे जो अभी घटित सामान्य अध्ययन का जो तीसरा वो था और पेपर चौथा जिसे हम कहते हैं समाप्त हुआ है थोड़ी देर पहले जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इस पेपर ने कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दिया है, ये जो मुख्य परीक्षा ने, कि अब आपकी ये जो एक विचारधारा है उस विचारधारा में अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, आंतरिक सुरक्षा अपने आप में एक संयुक्त विषय है, अर्थव्यवस्था अपने आप में एक संयुक्त विषय है, तो ये विचारधारा बहुत ज्यादा आपको महंगी पड़ने वाली है। अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि जो बार बार स्टडी आईएएस एक संस्थान के रूप में और उसके जो सबसे बड़े मुख्य स्तंभ हैं मणिकांत सर, जो अपना बार बार अपने विचार को रखते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं हर विषय को कैसे आप जोड़ के कर सके और उसके बाद अपने उत्तरों को और अपने जो अप्रोच है उसको उस हिसाब से रख सके, तो आपका दृष्टिकोण ही केवल नहीं बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण की केवल विस्तारता नहीं होगी, साथ साथ क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का एक इम्पैक्ट, अलग तरह का प्रभाव डालेगा सामने वाला जो आपका कॉपी चेक करेगा। और ये केवल उनके लिए नहीं है जो इस वर्ष मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, ये उनके लिए भी जो आने वाले वर्षों में लिखेंगे, जिनमें कम से कम एक तरह की एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि एक बार तो मैं इन प्रश्नों को देखूं, और जरूर देखिए कम से कम प्रश्नों को। भले ही आपको अभी इन चीजों को उत्तर नहीं पता, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न केवल आंतरिक सुरक्षा अगर आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब एज ए विषय की तरह पढ़ते हैं, यहां इस संस्था में तो कम से कम हम ये प्रयास करते हैं पहले समझाया जाए कि सुरक्षा का एक आधार क्या बनता है, उस आधारशिला में सुरक्षा के जो विचार, सुरक्षा की जो आधारशिला है उसमें विस्तार कैसे हुआ, उसमें आज के समय में ये जो आतंकवाद और ये सब जो थोड़े फल फूल चुके, अब वो कैसे कैसे और फल फूल रहा है। आने वाले सप्ताहों में जब सर अपना फिर करंट अफेयर को और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको उस तरह से दिखेगा भी कि किस तरह से जैसे अब आतंकवाद और ये सारी चीजें अपने आप में किस तरह के नए तरीके ढूंढ रही है ताकि अपना प्रभाव और बढ़ा सके। आज ही के जैसे ये फर्स्ट पोस्ट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है और प्रयास यही किया जाएगा कि आपके करंट अफेयर में उसको कवर किया जाए, ताकि अब आपको पता चले कि भाई जो हम बार बार कहते हैं गिग इकोनॉमी, अब वो गिग टेररिज्म कैसे की तरफ कैसे जा रहा है। तो भाई बहुत ये जो विषय है, जो सिविल सर्विस जिस हिसाब से अपने परीक्षाओं को कराता है, ये अपने आप में बताता है कि अगर आप इस समय अपनी बौद्धिक जुगाली नहीं किए, आपने केवल एक विषय को उसके अपने आप में एक स्तंभ की तरह ही देखा, उसको बाकी स्तंभों से जोड़ ही नहीं सकते, तो जो वो स्तंभ हर जगह बनते हैं जिससे एक घर बन सकता है, वो घर नहीं बन पाएगा, वो केवल अपने आप में एक अलग तरह का केवल एक स्तंभ ही दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में फर्जी समाचार या जो फेक न्यूज जो हम कहते हैं, एवं जो या और दुष्प्रचार जो है जैसे डिसइंफॉर्मेशन, किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है। एक प्रश्न ये बताए, इसका वर्णन कीजिए। इस संदर्भ में जो अभी हाल में जो समय में जो ये जो आईटी रूल्स या जो सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम 2021 है, खासकर जिसमें मध्यस्थ निर्देश, सोशल मीडिया और इनसे जुड़े हुए जो चीजें की गई हैं उस पर उन्होंने पूछा है। तो हमें यह प्रयास करना है कि उन्होंने पूछा है कि भाई इनके संशोधन का पे चर्चा कीजिए। तो प्रयास अब इस चीज में नहीं करना है कि ये जो नियम 2021 आप केवल 2021 को ही मुख्यतः सामने रखें। प्रयास ये भी करना है कि उस 2021 में संशोधन समय समय से कैसे हुए हैं उनको भी देखना है। आज के समय में उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा कैसी की गई है उस पर भी चर्चा करनी है, और उस आधार पर फिर यह तय होगा कि हां भाई क्या अब करंट स्टेटस क्या है। आपको लगेगा कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हुई है, मौलिक अधिकार को अगर कहीं ना कहीं संरक्षण इन चीजों से जहां अवहेलना बहुत लोग कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब उस चीज को तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी हुआ। लेकिन उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा
कि इसको लेकर अलग तरीके के प्रश्न और संशय उठने लगे हैं। तो जितना आप अलग अलग चीजों को जोड़कर लाएंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अब बात आती है, जैसे अभी हमने बात की कि भाई ये जो फर्जी समाचार इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ये फर्जी समाचार आ कैसे रहा है, आप इस चीज पर एक आइडिया दे सकते हैं। फर्जी समाचार हो गया या दुष्प्रचार हो गया, इन चीजों पे जो भी बात हुई, पहले तो इनके बारे में बता सकते हो कि भाई विशेषताएं इनकी क्या होती हैं, इसमें तकनीक किस तरह से काम कर रही है, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो है वो किस तरह से सूचना को में बदलाव ला रही है और उसको आगे फैलाने में काम आ रही है। वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया का एक अगर समावेश अगर हो जाए तो फिर ये कैसे एक भ्रम पैदा कर सकती है समाज में। इन चीजों पे भी चर्चा हो सकती है। तो अब इस आधार पर अब आप देखो, आपने शुरू कहां से किया, आपने तकनीक को लाया, तकनीक में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और उसको और बढ़ावा कैसे मिल रहा है, सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म से। तो कहीं ना कहीं तकनीक आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आया, सोशल मीडिया और उसका जो यूजेज जिस तरह से हो रहा है वो सामाजिक रूप से कैसे उस पर प्रभाव डाला वो भी आया। कैसे इसको जोड़ सकते हैं, सांप्रदायिक हिंसा से या गुटबाजी हिंसा से। आप ये नॉर्मली देख पाएंगे कि ये जो 2018-19 से बीच बीच में जो हिंसाएं हुई हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसने ये माना है अपने रिपोर्टों में कि उसका कहीं ना कहीं एक मुख्यतः कारण क्या है, फर्जी समाचार। क्योंकि लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है, अस्पृश्यता और ये सारे चीजों को कहीं ना कहीं फिर से उसको लाने और इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक आप किस तरह से युद्ध, चीन, एक बहुत अच्छी किताब है चीन के ऊपर की व्हेन चाइना अटैक्स करके, बहुत एक बड़े फेमस अमेरिका में एक सीनेटर है, उन्होंने इस पर की किताब लिखी और उन्होंने बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने इस चीज पर लिखा कि चीन अपना मनोवैज्ञानिक जो युद्ध है, साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, उसको किस तरह से प्रयोग करता है। इस चीज को देखते हुए तुर्की पे भी बहुत ज्यादा इस चीज पर चर्चा शुरू हुई। अब आप सोचिए, यहां पर आप बात केवल एक चीज पर कर रहे हैं लेकिन आपके इसको आप कितने अलग अलग खंडों में खोल पा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध और इन चीजों पर भी चर्चा सकती है। क्योंकि चीन का अगर कोई ना कोई इस तरह से चीजें आएंगी तो वो कहीं ना कहीं भारत के जो आपके सीमा क्षेत्र के जो इलाके वहां पर उसकी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। फिर इसके अलावा आप चाहो आतंकवाद, मतलब क्या कह सकते हो कि पंथीकरण वाली चीज आ जाएगी। सीमा सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न उठेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य, भाई कोविड के समय में यह भी बड़ा उठा कि भाई कहीं ना कहीं इस चीज पर बड़ा प्रश्न हो रहा था कि हाँ कुछ कुछ इलाकों में ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन बहुत से क्षेत्रों में नहीं था भारत में, लेकिन कहीं पे है, फिर भी आपने एक डर, एक भय पैदा कर दिया। जो अभी मैंने बात की मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक मनोवैज्ञानिक रूप से आप किसी चीज पर जब आक्रमण करते हैं तो उसका प्रभाव एक अलग तरीके से पड़ता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं उससे जुड़े जो संबंधी घबराहट है उस पर भी बात उठेगी और कोविड के समय में इस चीज ने दिखाया भी है। वित्तीय एवं आर्थिक सुरक्षा, इस पर भी बात उठ सकती है। भाई कल के दिन आपने फर्जी समाचार में यह फैला दिया कि फला बैंक बंद होने वाला है, लोग क्या करेंगे, अपने पैसे लेना शुरू कर देंगे।
जो डिपॉजिट जहां पे था, अगर वो डिपॉजिट एकदम से सब अपना विड्रॉ करने लगे, सारे अपने पैसे लगाने लगे, तो बैंकों का क्या होगा, जो हम कहते हैं ना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, अगर ये जो अनुपात है अगर ये बहुत ऊपर चला गया, बैंक के पास खुद की तरलता नहीं बचेगी कि आगे और लोन देख सके। हो सकता है बैंक अपने घाटे में चला जाए, या बैंक अभी तुरंत, क्योंकि तुरंत तो वो जो ऋण उन्होंने दिया है किसी को, उसको तुरंत तो ले नहीं सकते। ऐसे समय पर ये भ्रम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं सब लोग अपना पैसा नहीं पा सकते, समय लग जाएगा। अब आप देख ही रहे होंगे ये सहकारी बैंकों में जो स्थिति बन रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह के आशंकाएं बढ़ सकती हैं अगर केवल फर्जी समाचार ही इन चीजों पे फैलाया गया। इनफैक्ट इस चीज को देखते हुए सेबी, जो भारतीय मतलब आपका प्रतिभूति और विनिमय जो आपका बोर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने इस चीज पर ऑलरेडी अपनी एक रिपोर्ट और आशंका को लेकर चर्चा की है, इस पर भी बात कर सकते हैं। आप यहां पर चाहें तो जो विघटन होता है, सार्वजनिक व्यवस्था का जो विघटन हो रहा है, क्योंकि भाई पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, और ये सारी चीजें तो उस चीज को से जुड़ी हुई हैं। भीड़ की लामबंदी, इसका भी प्रभाव आएगा। यानी तकनीक कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे जोर डाल रहा है, तकनीक कहीं ना कहीं प्रशासन यानी गवर्नेंस पे जोर, मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रभाव डाल रहा है। तकनीक कहीं ना कहीं गलत तरीके से समाज के अलग अलग खंडों को खंडित कर रहा है या खंड खंड में बांट रहा है। तो आप सोचिए, अगर आपने यहां इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया और ये सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उनकी समीक्षा करनी बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या कि जो हमारा मूल नियम था 2021 का, जिसे एक तरह से कहा जाता है पृष्ठभूमि या पृष्ठभूमि अगर कहें, उसने क्या किया, उसने एक आधार तय किया कि ये जो आपके सोशल मीडिया है, इसमें एक शिकायत विभाग होना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स यह तय करेंगे, और इनको कहीं ना कहीं ये शिकायत विभाग को महीने दर महीने में एक एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि आपके पास किस तरह की शिकायतें आई और उन शिकायतों पे आपने क्या एक्शन लिया। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ये जो एक सेफ हार्बर की बड़ी चर्चा होती है। और खुद गृह मंत्रालय ने यह माना है कि ये जो रिपोर्ट की जो काम था, जो हर महीने दर महीने देना था, इसमें बहुत बार देरी हुई है, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय ने इस चीज पर कोई काम नहीं किया है। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि शिकायत विभाग तो है ही, शिकायत विभाग ने उस पर क्या एक्शन लिया, उस चीज पर तो काम है। हम एक काम करते हैं, 2022 में इन्होंने एक संशोधन किया, और संशोधन करके उन्होंने क्या किया, एक शिकायत विभाग तो इन कंपनियों के लिए था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए था, इनकी देखरेख करने के लिए एक और वो बनाएगा, शिकायत अपीली समितियां। ग्रीवेंस एपेलेंट कमिटीज सरकारी विभागों में रहेगा, और ये क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई जो और शिकायतें आगे बढ़ेंगी वो उसको तय कौन करेगा, ये करेंगे। फिर फैक्ट्स, सूचना सही है कि नहीं, इसको देखते हुए क्या हुआ, एक फैक्ट चेक यूनिट यह बनाया गया 2023 में, फिर से संशोधन करके। और इसमें क्या काम दिया गया कि अगर फैक्ट चेक यूनिट, जब ये जो धारा 3 में जो सब क्लॉजेस जो होती है 1B, उसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज एक निकाय बनाई,
और ये निकाय का काम यही था कि अगर सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई भी सूचना गलत आती है सरकारी चीजों से जुड़े हुए, तो उस पर क्या होगा, फैक्ट यूनिट चेक यूनिट ने अगर कह दिया, कोई एक आदेश दे दिया कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको उस पोस्ट को उतारना है, उसको हटाना है, तो उनको हटाना ही पड़ेगा, वरना ये सेफ हार्बर क्लॉज जा सकता है। अब इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि इसकी मांग भी कहां से आई, यह भी महत्वपूर्ण है। इसकी मांग कहां से आई है यह भी महत्वपूर्ण है, और इसकी मांग आई है जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन, जो अभी आपका अधिनियम है, डाटा का जो आप संरक्षण करते हो, डिजिटल डाटा का, उसका संरक्षण के लिए जो समिति बनाई गई थी, BN श्री कृष्ण कमेटी समिति, इसी ने कहा था कि भाई इस तरह की चीजें चाहिए। यहां तक कि विधि जो कमीशंस होते हैं, विधि का निकाय जो होती हैं, उन तक ने माना है कि जब 2024 में कुणाल कामरा बनाम भारतीय संघ का जब कोर्ट में केस चला और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इस तरह की चीजें असंवैधानिक हैं। क्यों? क्योंकि आप सरकार को जो चीज सही लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो लोगों को, नागरिकों को सही ना लगे। यह एक तरह से तो गलत तरीका है। आप लोकतांत्रिक ढांचा कहां बना रहे हो, आप लोकतंत्र को तो उल्टा कमजोर कर रहे हो, आप तानाशाही ला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर क्या बोला कि नहीं, ये असंवैधानिक है, इस तरह की कोई निकाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की निकायों की जरूरत भी है, तो उन्होंने जनरली क्या कहा कि भाई सूचना का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये असंवैधानिक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भी असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जो सरकार के विचारधारा से सहमति नहीं रखते, उनके पोस्ट सबसे ज्यादा गिराए जाएंगे। तो समानता कहां रहा? तो अनुच्छेद 14 के तहत भी उन्होंने कहा कि नहीं, एक तरह से गलत है। गलत तो है, लेकिन जरूरत क्यों है? बीएन कृष्णा कमेटी समिति ने कहा कि भाई, और गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में है कि भाई शिकायतें विभाग सही से काम नहीं कर रही, दुष्प्रचार हो रहा है, उससे वहां से गलत समाचार दिया जा रहा है, फर्जी समाचार दिया जा रहा है, तो उनको रोकना भी जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं एक तरह का एथिकल डायलेमा, नैतिक संशय, नैतिक प्रश्न भी उठ जा रहा है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इन सभी चीजों का समावेश आपके उत्तर में आना चाहिए। हमें यह भी प्रयास करना है कि शक्तियों का पृथक्करण भी हो, सेपरेशन ऑफ पावर भी हो, और लोगों की सुरक्षा भी उस हिसाब से महत्वपूर्ण रखी जाए। तो इस आधार पर अगर आप इस उत्तर को उस हिसाब से बनाएंगे, आपके उत्तर में कहीं ना कहीं इसका आधार क्या बनेगा? आप आर्थिक आधार भी ला रहे हो, आप नैतिक आधार ला रहे हो, आप प्रशासनिक आधार ला रहे हो, आप कहीं ना कहीं संवैधानिक आधार भी ला रहे हो, और आप आंतरिक सुरक्षा का भी आधार ला रहे हो। अगर इस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच अपने उत्तर लिखोगे, आपका उत्तर में जरूर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब अगला जो है लद्दाख से जुड़ा हुआ है कि लद्दाख का रणनीतिक स्थान कहां पे है? पाकिस्तान के मध्य स्थित है, चीन और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। स्थानीय लोगों का दिल दिमाग जीतने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो BADP है, और सेना द्वारा नागरिक कार्यवाही की विवेचना कीजिए भाई किस तरह के कार्य किए गए सरकार और इन सब के द्वारा। अब यहां पर क्या है, लद्दाख की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि लद्दाख से जुड़े हुए चीजों पर आप एक काम करो, आप भौगोलिक एक डायग्राम बना दो। अब आप भौगोलिक जब ये डायग्राम बनाओगे तो आप एक तरफ क्या दिखा सकते हो, यह इलाका आपका लद्दाख है, इधर आपका जम्मू कश्मीर है, इधर आपका क्या है, चीन है एक तरफ, और इधर आपका ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हम इलाका कहते हैं, जो आज के समय में पाकिस्तान के अधिकृत, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। तो इस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि लद्दाख पूरे भारत में एकमात्र ऐसा इलाका है जो
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें और हमारे सुरक्षा के स्तर पर भी देखें और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें, हो क्या रहा है, ये ऐसे दो राष्ट्रों के बीच में है जो हमारे तरफ हम जिनके साथ हमारे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है। चीन के साथ क्या है कि वो क्या करता है, बार बार कार्टोग्राफिक मानचित्रिक रूप से कहीं ना कहीं अपना विस्तारवाद दिखाता है कि अपने मानचित्रों में उसको अपना एक चीनी नाम दे देगा। और चीन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको, चीन हमेशा से इस चीज को एक अलग तरीके से ही देखा है, खासकर जब से लद्दाख भारत का हिस्सा बना है। लद्दाख अगर देखा जाए, आपको 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत का हिस्सा डायरेक्टली नहीं था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अब आ गया। देखिए, जब आपके ये जोरावर सिंह और डोगरा जो आपका राजवंश था कश्मीर में, जब ये अपना नियम चला रहे थे, लद्दाख इनको उस इलाके की तरह देखा जो तिब्बत के अधीन था पहले, और तिब्बत कहीं ना कहीं लद्दाख के ये जो चरवाहे और ये जो चीजें होती थी, वहां से ये जो ऊन मिलता था वो इसका कहीं ना कहीं उपयोग करते थे ताकि ये अलग अलग देशों में उसका व्यापार विस्तार कर सकें। डोगरा राजवंश को दिखा कि नहीं, इसको अगर हमने हथिया लिया, यानी व्यापार पर हमारी अगर पकड़ होगी तो ये हमारे लिए बेहतरीन है, और उस कारणवश उन्होंने ये इलाका लिया भी था। बाद में जब चुशूल का जब संधि हुआ, इन चीजों पे ये तय हो गया कि भाई जिसका जो इलाका है उसको वहीं रखा जाएगा। तो लद्दाख को लेके भले ही चीन को एक चीज पता है, लेकिन चीन को ये हमेशा दिखता है चुशूल गलत है। अब ये उनकी विचारधारा अलग है, वो अपना एक अतीत का एक वो आधार लेकर बार बार इन चीजों को बार बार कहते रहते हैं, अक्साई चीन और इन सब चीजों को लेकर, लेकिन यह कहीं ना कहीं इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी बन जाता है। तो भौगोलिक भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है और ऐतिहासिक भी आ जाता है। और अगर इस चीज को आपने रख दिया कि भाई भौगोलिक दृष्टिकोण से लद्दाख कौन से दो राष्ट्रों के बीच में और उसके किस तरह से संबंध रहे, ये अपने आप आपका आधार तय कर देगा जो आपका प्रश्न पूछ भी रहा है कि भाई अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, चीन का देखा जाए या पाकिस्तान का देखा जाए, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आने वाली है कि पहला चीज इन दोनों को कैसे वो किया जाए। तो इसको देखते हुए हमारी सीमा को सशक्त करना पड़ेगा। और सीमा को सशक्त करने के लिए हाल में ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे पंचवर्षीय प्रोग्राम का ही या पंचवर्षीय योजना का ही वो था, खासकर आपका ये सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर 1990 के बीच में, उसका आधार आप एक दे सकते हैं। और उसी चीज का कहीं ना कहीं ये विस्तारित कहीं ना कहीं एक एक्सपेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है, 2.0 कह सकते हैं। क्योंकि 2022 में क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ एक योजना लाया गया जिसे कहा गया वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम। यह योजना इसलिए लाई गई ताकि लोगों को एक आधार तय किया जाए, लोगों को वहां पर अवसर रचना वहां पर किया जा सके, और अवसर रचना के आधार पर ऐसी किसी तरह के राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां और उनको उस आधार पर रोका जा सकता है। तो इसके लिए बहुत से इलाके, अरुणाचल और हिमाचल, बहुत जगह पे किया गया और उसमें कहीं ना कहीं लद्दाख को भी जोड़ा गया। सेना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक जो है ऑपरेशन सद्भावना, इसका आधार भी तय होता है। और इसका आधार आया कहां से ये भी सोचिए, कारगिल युद्ध के बाद, क्योंकि कारगिल युद्ध में एक केवल एक मुख्यतः एक लक्ष्य ये नहीं था पाकिस्तानी सेना का कि वो कश्मीर को भारत से अलग कर दे। उनका कहीं ना कहीं वो प्रयास भी कर रहे थे लेह लद्दाख को भी कहीं ना कहीं अपने नियंत्रण में ले ले।
और क्योंकि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान और ये जो स्कार्दू का जो इलाका है, इनमें से कुछ इलाके तो क्योंकि उन्होंने चीन को दिया हुआ है, तो ये अपने आप में इस समीकरण में चीन का कहीं ना कहीं आना तय हो चुका है। इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि कारगिल युद्ध और इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने इस ऑपरेशन, ये बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर कि प्रयास क्या किया जा रहा है, आपका लेह हो गया, आपका कारगिल का इलाका हो गया, जस्कार का जो इलाका है, जहां से जस्कार जो नदी बहती है, यह सारे इलाकों में प्रयास क्या किया जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएं बनाए जा सके। शैक्षणिक संस्थाएं अगर बनेंगी तो उससे क्या होगा, लोगों को और पता चलेगा अपनी ऐतिहासिक और बाकी चीजों के जब बारे में पता चलेगा, वो और अपने उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। उससे क्या होगा, उनका उनका कहीं ना कहीं सोचने का सशक्तिकरण होगा, वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा कि वो चीन और इन सब से थोड़ा और अलग रहे। नुब्रा का इलाका हो गया, इसी के लिए उन्होंने आर्मी गुड, जिसको नाम भी दिया गया आर्मी गुडविल स्किल। और इसके अलावा जो बार बार चर्चा होती है, छठी अनुसूची का दर्जा, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई, क्योंकि बार बार जब आपने 2019 में जब 370 को हटा दिया गया, अनुच्छेद 370 को, तो जो राष्ट्रीय आयोग है आपका अनुसूचित जनजातियों का, उसने ये ऑलरेडी एक तरह से एक मतलब रिकमेंड दिया है, एक मतलब आइडिया दिया है कि भाई, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि लद्दाख जैसे इलाके में हर 100 में से 97 व्यक्ति, यानी 3 व्यक्ति हो सकते जो अनुसूचित जनजाति का नहीं है, या फिर जनजाति गुट से ना, तो लेकिन बाकी सारे जनजाति हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए छठी अनुसूची में इसको डाला जाए। छठी अनुसूची में अगर डाला जाएगा तो उसको देखते हुए क्या होगा, कहीं ना कहीं लोकल ऑटोनॉमी बढ़ेगी, यानी आप संघवाद को थोड़ा सा और मजबूत करने की बात कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हो कि वो जो व्यक्ति स्तर या लोक स्तर पर जो प्रशासन किया जा सके, उसको कितना सशक्त किया जा सकता है। और इसी चीज को देखते हुए, अभी भले ही इस चीज की इस मांग को पूरी नहीं की गई है, इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ है, बहुत से अलग अलग तरह के निकाय बनाए गए हैं। कारगिल लोकतांत्रिक संगठन या अलायंस हो गया, गठबंधन, या जिसे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहा जाता है। उसी तरह ले एपेक्स बॉडी बनाई गई है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब इसी चीज पर आप क्या कर सकते हो, आप एक आइडिया दे सकते हो कि भाई, इंग्लिश में है ये, लेकिन ये हिंदी में आपके कि भाई इस मांग को पूरा क्यों किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि और पहचान जो यहां दिया हुआ है, भूमि एवं पहचान का संरक्षण होगा। इकोलॉजिकल फ्रेजाइलिटी, आप यहां पर टूरिज्म को तो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो कि भाई यहां की जो लोकल इकोनॉमी, लोक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था वो सुधारी जा सके, लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है, जो पारिस्थितिक संवेदनशीलता, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पारिस्थितिक संवेदनशीलता, तो अब आप सोचिए, पारिस्थितिकी से भी जुड़ गया, इकोलॉजी से भी जुड़ गया। और क्योंकि भूमि और पहचान और पारिस्थितिक संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोक प्रशासन की बढ़ावा की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यह भी सुधरेगा। और इस चीज को देखते हुए यही जो मैंने कहा, उदाहरण भी है लद्दाख को लेकर, कारगिल को लेकर, तो ये सारी चीजें आप एक उदाहरण के रूप में भी दे सकते हो कि भाई ऑलरेडी हमने लोक प्रशासन को सुधारने के लिए हमने कर दिया है।
आप केंद्रीय प्रशासन की मांग ज्यादा ना रखें। हम चाहते हैं लोक प्रशासन खुद स्वयं प्रशासन करे। हमारा अपना एक खुद का एक तरह का सरकार खुद से, जहां पे हम खुद से सरकार में हमारा भी कहीं ना कहीं हम भी भाग ले सकते, वो चीज भी महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक विचारों को कहीं ना कहीं और बढ़ावा दिया जा सके। तो इन चीजों को रखते हुए अगर आप इस चीज का उत्तर देंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। आपको अपनी परिकाष्ठा, ये जो भूमि की जो बात हो रही है, केवल यहीं तक है। फिर वो कहीं ना कहीं संविधान की 6ठी अनुसूची पर आ ही गया है, क्योंकि इसको देखते हुए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इस चीज की मांग जैसे सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं। तो यह बताता है कि आपको भले ही आपकी आंतरिक सुरक्षा से चीजें जुड़ी हुई है, उसका भौगोलिक दृष्टिकोण भी, उसका अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी दृष्टिकोण है, उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, लेकिन उस आंतरिक सुरक्षा कहीं ना कहीं मुख्यतः उसमें जुड़ा हुआ है। उसको कैसे आप आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए क्या काम कर रहे हैं, और उसका राजनीतिक स्तर पर या संवैधानिक स्तर पर क्या किया जाता है, उसको भी जोड़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पैथी, एक नैतिक स्तर पर अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पैथी भी होनी चाहिए। अगर आप किसी को केंद्र शासित राज्य बना दोगे तो उनमें कहीं ना कहीं इस तरह का एक प्रश्न हमेशा उठेगा कि हमें ऊपर से कहीं ना कहीं अपना प्रशासन चला जा रहा है, हमें लोक प्रशासन का उतना अनुभव नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्तरों को कितना अलग स्तर से दिखा सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ लद्दाख का उन्होंने पूछा, दूसरी तरफ वो क्या पूछ रहे हैं, लद्दाख के बगल वाला जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का ये जो प्रश्न है, ये कोई नया प्रश्न नहीं है। क्यों नया प्रश्न नहीं है? क्योंकि जम्मू कश्मीर राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाए, क्योंकि आप यहां पर भी आप जो देख रहे हो ना प्रश्न को, अगर आप पढ़ो, आप एक चीज देख पाओगे कि यहां पर भी वो अनुच्छेद 370 और 35A की बात चर्चा कर रहे हैं। यानी आंतरिक सुरक्षा को प्रशासनिक और संवैधानिक स्तर पर किस तरह से चीजें जोड़ी जा सकती हैं, वो अपने आप उन्होंने प्रश्न में रख दिया है। हाँ, यह एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूपीएससी का, मुझे इस प्रश्न में थोड़ा सा, इससे मैं थोड़ा मतलब खफा इसलिए हूं यूपीएससी से, क्योंकि यूपीएससी को यह समझना पड़ेगा कि जब आप इस चीज की बात कर रहे हो कि अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने से पहले और बाद की स्थिति पर चर्चा कीजिए, वो ऑलरेडी इस चीज पर बात कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ वो क्या कह रहे हैं कि साथ ही राज्य की राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में इन दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने का के सकारात्मक प्रभाव क्या है, वो चीज तो इसी प्रश्न में जा सकता है। आप इसको अलग तरीके से दिखाने की ऐसे जरूरत नहीं थी। उसको किसी ने अगर थोड़ा सा विस्तारित रूप से अगर लिख दिया तो वो प्रश्न अपने आप जुड़ा रहेगा हमें। तो ये मुझे थोड़ा वो लगा कि भाई आप अलग से इस चीज को क्यों मांग कर रहे हो। तो यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि भाई, क्योंकि आपको अपने शब्द को चयन भी उस हिसाब से करना है, आपको यह भी बताना है कि उग्रवाद और अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है। प्रमुख कारण अगर आप एक शॉर्ट में दे दोगे तो वो कहीं ना कहीं उसका एक बेहतरी ही होगी, क्योंकि 1947 के बाद से अगेन, जैसे इकबाल चंद मल्होत्रा और इस तरह के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कश्मीर की जो एक किताब ही है कश्मीर द अनटोल्ड स्टोरी, अगर इस तरह के किताबों ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा विस्तारित और विवरण अच्छे से दे के रखा है कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर खासकर अगर देखा जाए यहां पर इतना ज्यादा उग्रवाद क्यों फैला, उसमें बहुत से अलग अलग कारण हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक मुख्य स्तंभ है। पाकिस्तान की वजह से खासकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखे, जब अफगानिस्तान युद्ध चल रहा था 1970 के 70 के अंतिम समय में और 1980 के शुरुआती दशकों में, बस गया तो अंतिम अंत तक ही गया, फिर जब विघटन, सोवियत संघ का विघटन तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था, तो उसने भी कहीं ना कहीं आधार तय कर दिया कि जिहाद और इन सब चीजों को कैसे आकर लेके गए। अभी पिछले साल अभिनव पांडे ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी है द जिहाद गेम करके, उस पर भी अभिनव पांडे ने इसी चीज को थोड़ा सा वो दिखाया और इतना बढ़िया एक उन्होंने वो दिखाया कि उग्रवाद किस तरह से बढ़ा, कैसे उसने परिवहन को प्रयोग किया, उस पर भी बड़ी चर्चा होती है। अब जैसे वहां पे एक सोपोर करके एक इलाका है और वहां पर जब बस सेवा चलती थी तो वहां पर सोपोर कश्मीर करके कहते थे और धीरे से कहते थे वहां के बस कंडक्टर ओपोर, मतलब उस पार लेके चले जाएंगे। तो यह अपने आप में दिखाता था कि किस तरीके से आपके उग्रवाद है जो भी चीज है वो लोक
स्तर तक पहुंचा हुआ है। और यहां पर अगर आप ये प्रयास करेंगे जो हुआ भी है 1947 के बाद से, कि केंद्रीकरण थोड़ा सा करने का प्रयास किया गया है, उसने कहीं ना कहीं उसका, भाई जब आपने राज्य सरकार को दिया तब भी स्थिति बिगड़ी, केंद्र सरकार ने जब अपने आधार पर लेने की प्रयास किया तब भी कुछ स्थिति बिगड़ी है। तो हमें बहुत एक, इन छंदों को जितना समावेशी रूप से और जितने स्पष्ट रूप से लिख पाएंगे वो काफी बेहतरीन होगा। और जैसे मैंने कहा, ये जो उदाहरण मैंने दिए कि मुख्य कारण और ये सब चीजें, अगर ये आप, जैसे मैंने किताबों का नाम दिया, अगर आप इस चीज को बड़े शॉर्ट में अगर आपने किसी फ्लो चार्ट या डायग्राम के उसमें दिखा दिया, तो ये अपने आप में क्या करेगा, इवैल्यूएटर को दिख जाएगा कि आपकी जो ज्ञान है वो ज्ञान आप किस तरह से आप इस चीज को कंडक्ट करके ला सकते हैं। या अगर नहीं भी है तो कम से कम एक बेहतरीन अपने तरीके से उन आधारों को, उन कारकों को एक तरह से एक डायग्राम के फॉर्म में एक शो कर दीजिए। और क्योंकि उस चीज को देखते हुए आपको फिर ये पूछ भी रहा है कि भाई अब आप ये बताओ कि सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि ये भी कह रहा है ब्रिंग आउट द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग जम्मू एंड कश्मीर इनटू, सॉरी, हाँ, मतलब राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करनी, और राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है वो उस पर भी बात करनी। तो जितना आंसर भले ही 3 अंगों में बटा हुआ है, लेकिन इसको जितने समावेशी रूप से अगर आप लिखेंगे ताकि ये तीनों अंग दिख जाए, तो वो अपने आप में आपका मार्क्स लाएगा। अगर आप तीनों को अलग अलग तरीके से प्रश्न का अंग मान के चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी देगा। हुआ क्या है, कैसे हुआ है, पहले इस पे देखते हैं कि भाई पहले तो वो कारकों को हमने कहा कि कारकों को आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई जम्मू कश्मीर में उग्रवाद कैसा है। इस तरह से आपने एक डायग्राम बना के वो दिखा दिया अंग कि पाकिस्तान कैसे है, अफगानिस्तान युद्ध और जिहाद कैसे, ये सारी चीजें हुई, मुजाहिदीन और इस तरह से उग्रवाद कैसे आया, 1987 का जम्मू कश्मीर का जो आपका क्या कहते हैं निर्वाचन था वो कैसे इस चीज पर इसका प्रभाव पड़ा। तो वो सारा चीज अगर आप दिखा दी एक छोटे डायग्राम में तो अपने आप चीजें और हो जाएंगी। इसके बाद जो आपको दिखाना है, जो जम्मू कश्मीर और ये सारा चीजें हैं कि कैसे आप राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ रहे हो। एक तो आप यही बता सकते हो सीधा सीधा कि संवैधानिक उपाय या विधिक उपाय क्या क्या किए गए हैं। जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना और 35 का हटाना है, जो कि 1954 में एक राष्ट्रपति के एक ऑर्डर के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, संसदीय रूप स्तर से नहीं। इससे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को भारत का एक मुख्य स्तंभ की तरह लाएगा। और इससे क्या हुआ, अब आप देख पाओगे जैसे आरटीआई है, सूचना के अधिनियम जो अधिकार है, सूचना अधिकार अधिनियम है, और जो टैक्स के लॉज है और बाकी प्रॉपर्टी के से जुड़े हुए जो लॉज है भारत में, वो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर पे पहले लागू नहीं होता था। लेकिन उससे क्या हो रहा है, जब ये चीज हटा और सरकार ने विधिक उपाय के रूप में सारे कानूनों को जम्मू कश्मीर में लगा रहे, तो ये क्या हो रहा है, आप कश्मीर को, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को एक मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद एकीकृत एक कमान एनआईए का बनाया गया है, ताकि इस तरह के उग्रवाद को एनआईए, ईडी और ये सब रोक सके। प्रयास राजनीतिक स्तर पे, क्योंकि संवैधानिक है तो राजनीतिक स्तर की चर्चा तो आप कर ही सकते हैं। और इसमें आप देख पाएंगे कि जो आपका ये प्रश्न है उस पे कहीं ना कहीं आपको एक और जो अंग है वो जो दिखाने हैं, वहां पर आप एक तरह से ये भी दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मतलब सुरक्षा का आ गया, परिसीमन का जो चीज है, इन्होंने जो अभी वहां के जो निकाय हुई, जो निर्वाचन हुआ अभी वहां की विधानसभा को लेकर, उसमें जो सीटें इन्होंने बढ़ाई कश्मीरी पंडित और इन सब के लिए, उसने कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहा है कि थोड़ा सा और लोक भाग्यता बढ़े। अवसर रचना,
आप ये देख पाएंगे कि जैसे IIM जम्मू तो चलो 2016 में बन गया था, लेकिन जो एम्स है और MBBS के जो और कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस काफी ज्यादा जोड़े गए हैं, तो ये चीज आ सकता है। और अवसर रचना में आप देख सकते हो रेलवेज का, जैसे वंदे भारत हो रहा है, अभी आपका बारामूला तक जा रहा है, चेनाब ब्रिज जो इस चीज को लेकर बनाई गई उस चीज को लिख सकते हैं। और अब इसके बाद जो बात आती है कि 2019 के पहले 2019 के बाद वाली जो बात आएगी, वहां पर आपको ये चीज रखना पड़ेगा कि भाई पहले तो ये सारी कुछ कुछ चीजें नहीं थी। आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए भी अगर देखा जो सकारात्मक प्रभाव डालने की बात हो रही है, वो ये होगा कि भाई उसमें घटनाएं कम हुई हैं। हालांकि घटनाएं ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, जो बार बार गृह मंत्री जी हमारे लोकसभा में कह रहे थे, लेकिन कम से कम ये तो हुआ कि हाँ उसमें कमी देखी गई है, रिपोर्ट्स जो आते हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो आपका टूरिज्म है, आपका वो काफी ज्यादा बढ़ा है। 2000 अगर देखा जाए तो करीब करीब अब मतलब साल दर साल में आपके 1 से 2 करोड़ व्यक्ति लोग वहां जा रहे हैं। ये कुछ आपके सकारात्मक हुए। अब आपको कहीं ना कहीं जो 16वें वित्तीय आयोग हो गया या 15वें वित्त आयोग ने क्या किया, उन्होंने भले ही लोगों को लगा कि ये जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड हुआ है वो 42 से 41% हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा कि ये जो 1% हम भले ही कम कर रहे हैं, लेकिन 1% हम किस लिए कम कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमें उस हिसाब से उनको उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। एक चीज वो आ रहा है। फिर जम्मू कश्मीर में एक और जो चीज बेहतरीन हुई है वहां पर, उसको लेकर जो आर्थिक रूप से भी आप दे सकते हैं, वो ये है कि जो कैपिटल सब्सिडी है, इन्वेस्टमेंट करना या कंपनी आप कैसे बना सकते हैं, अपने खुद के व्यापार कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस कैसे स्टैब्लिश करते हैं, उन चीजों पर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ कैपिटल सब्सिडी दी है। और खासकर जनरली क्या पाया जा रहा है, यानी वित्त मंत्रालय ने भी ये माना है कि करीब करीब इसमें से जो फंड गया है वो फंड मुख्यतः 80% फंड तो जम्मू में गया है, बाकी 20% बाकी जगह गए, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें प्रश्न अब यह भी उठता है कि 2024 में जब जजमेंट आया, 2023 में जब इसको लेकर न्यायिक समीक्षा की गई, तो उन्होंने माना कि ये जो अनुच्छेद 370 हटाया गया ये चीज सही है, क्योंकि ये टेम्पररी प्रोविजन था। उस समय के DY चंद्रचूड़ जी ने इस चीज को सही माना। हालांकि उन्होंने एक और चीज क्या तय की कि भाई सितंबर 2024 तक उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को यह प्रयास करना है कि वो अपना यहां पर इस केंद्र प्रशासित राज्य में निर्वाचन कराए। और उन्होंने दूसरा चीज ये कहा था कि जो केंद्र सरकार बार बार कहती है कि हम राज्य स्तर इसको वापस दे देंगे कुछ समय बाद, लेकिन ये समय क्या है, कब है, इसको तय नहीं किया है। इसके अलावा आंतरिक रूप से देखा जाए जो IED ब्लास्ट होते हैं और ये जो ड्रोन बेस्ड ब्लास्ट होते हैं जो 2022-23 से बढ़ने शुरू हुए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न उठाता है कि हमारा स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसमें ड्रोन और तकनीक को कैसे प्रयोग करते हुए ऐसे चीजों का कोई पेनिट्रेशन को रोका जा सके, वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस तरह के ब्लास्ट बहुत ज्यादा आपको, पहलगाम में तो अभी पिछले साल आपने सुना, लेकिन इस तरह के ड्रोन ब्लास्ट बहुत ज्यादा होते रहते हैं कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में। तो भले ही आपने अनुच्छेद 370 का आपने सरकार ने जिस आधार पर इस चीज को लाया था कि आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के लिए जरूरी भी है, वहीं पर आपने कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक ढांचे को थोड़ा कमजोर किया है, तो नैतिक प्रश्न भी उठेगा। तो अगेन जितना आप चीजों को जोड़ जोड़ के जहां जहां जोड़ सकते हैं उसको जोड़ेंगे, आपको उसका उत्तर बेहतर ही बनेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अंतिम प्रश्न में। अंतिम प्रश्न क्या है कि भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में नकली मुद्रा एवं धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा कीजिए। कि भाई नकली मुद्रा और धन शोधन, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इनसे क्या जुड़े खतरे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए क्या क्या किया गया है। पूछा क्यों गया है ये भी अब आप सोचिए कि भारत ने अभी अध्यक्षता की थी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीजों से जुड़े हुए कुछ समिट हुए थे भारत में।
नो मनी फॉर टेरर फाइनेंसिंग और इन सब चीजों पे हुआ थीम भी रखा गया था। तो उस चीज को लाना है, इसीलिए ये प्रश्न भी रखा गया है। यानी फाइनेंशियल टेररिज्म और इन सब चीजों, अभी एमर्जिंग एरिनाज और इन सब जो हम कहते हैं ना कि अभी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो नए जो तरह के स्तंभ जो आ रहे हैं, उस पर ऐसा यूपीएससी इतना प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन आप अपने उत्तरों में जरूर डाल सकते हैं। और उस पर इसके बाद क्या पूछ रहा है कि ये जो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल है, इसका क्या इसमें मतलब इसमें प्रभाव है, वो चीज के बारे में थोड़ा सा लिखना है ना। इस प्रश्न में मैं मानता हूं कि थोड़ा सा बच्चों में या जनरली अगर आप कोई भी नया जिसने यूपीएससी अभी ये एग्जाम नहीं दिया है लेकिन रीड कर रहा होगा, वो थोड़ा सा परेशान होगा, क्योंकि एक तो इस समय तक 18-19 प्रश्न तक तो आते आते थोड़ा दिमाग भी थोड़ा सा अब वो स्लो डाउन होने लगता है। हालांकि एक्टिव फिर भी जरूरी होता रहना। तो उसको देखते हुए इस प्रश्न के उत्तर को जिस हिसाब से लिखना चाहिए, वह महत्वपूर्ण यह है कि वहां पर प्रयास ये किया जाए कि पहले तो आप एक आधार तय कीजिए कि हाँ भाई, ये जो इस तरह के जो आतंकवादी वित्त पोषण जो हम कह रहे हैं, इसने क्या क्या चीजें की हैं, जैसे अभी अपने नकली मुद्रा की बात हुई। दूसरा, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, इनको देखते हुए वित्त पोषण कैसे होता है, खासकर नकली मुद्रा के आधार पर अगर हम देखें, उससे क्या होता है कि जो पैमाना पाया गया है कि कितने करोड़ का घाटा या क्या चीज है, कितने वो हैं, उसको देखते हुए एनसीआर भी अपना एक क्राइम इन इंडिया करके एक रिपोर्ट निकालता है। और उसमें ये सारी चीजें डालता है। संस्थागत प्रतिज्ञा जो होती है इससे जुड़ी हुई, एनआईए क्योंकि इस चीज में बड़ा वो करता है। तो वो चीज जा सकता है कि भाई एनआईए किस तरह से इन चीजों को रोकने के लिए अपने आतंकवादी वित्त पोषण एवं नकली मुद्रा से जुड़े हुए जो सेल्स हैं, प्रकोष्ठ हैं, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। धन शोधन को देखते हुए हवाला नेटवर्क, या जिसे आज के डेट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का वो कहते हैं, जैसे लश्कर ए ताइबा हो गया, अब्दुल करीम टुंडा हो गए, इस तरह के जो बहुत कलाकार व्यक्ति लोग रहे उनका कहीं ना कहीं आप उदाहरण में दे सकते हैं। नवीन युग, की विधियां आएंगी जहां पे आप एफएटीएफ की बिल्कुल चर्चा कर सकते हो। और क्योंकि हवाला नेटवर्क और इन सब की बात हो रही है, यानी साइबर क्राइम, उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो यह कुछ मुख्य स्तंभ रहेंगे जिन पर हमें बात करनी है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें कि क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है यूएनओडीसी, या संयुक्त राज्य, या संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इन पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई इन्होंने जिस तरह के जो अभी मैंने कहा टेरर फाइनेंसिंग और इससे जुड़े हुए जो चीजें कार्य किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र के खुद के जो प्रस्ताव है
जिसमें कुछ कुछ भारत का भी बहुत बड़ा इसमें मतलब सहयोग है कि भारत ने इन प्रस्तावों को रखा भी था। 1267 और 1373 कि आप इस तरह के वित्तीय आतंकवाद को कैसे रोक सकें, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और जो आपका विश्व बैंक है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लाते हुए वित्त पोषण को कैसे रोका जा सकता है, इन चीज पे भी चर्चा कर सकते हैं। फिर आप FATF पे आके चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई FATF क्या करता है। एक आपका जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट है, इस चीज को तो कम से कम आप डाल ही सकते हैं कि भाई कहां इस पे किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और अगर कोई प्रतिबंध, अगर आप ब्लैक लिस्ट में, जैसे आज के समय में जैसे नॉर्थ कोरिया हो, उत्तर कोरिया है, ईरान है, तो इनके ऊपर किस तरह के सैंक्शन लगाए जाते हैं, किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, नाकेबंदी कैसे की जाती है, उसको डाल सकते हैं। ग्रे लिस्ट में जैसे पाकिस्तान है, तो उसको देखते हुए क्या किया जा सकता है, उससे जुड़ी हुई क्या क्या सिफारिशें आपको पूर्ण करनी पड़ेगी जिससे आप उससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान ने भी अपने उन 40 सिफारिशों को जैसे जैसे कम किया, तो पाकिस्तान उन ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। भारत की इसमें कहीं ना कहीं वो क्या है कि भारत इस समय उप अध्यक्ष है आपका एशिया पैसिफिक का जो इलाका है, वहां का उस इलाका, क्योंकि उसको अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। जो उभरते जोखिम है उसको लेकर FATF क्या करता है आज के समय में, उभरते जोखिम, इससे जुड़े हुए कुछ रिपोर्ट्स वो निकालता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हो। ग्रे सूची का मतलब काला सूची, ये सारा ब्लैक सूची, ये सारी चीजें आप लिख ही सकते हो। इसके अलावा FATF को अपनाने के लिए भारत का, एक तो मैंने कहा उपाध्यक्षता है, भारत का जो UAPA है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण जो अधिनियम है 1967 का, और एक तरह से देखा जाए धन शोधन निवारण, हाँ, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ये तरह के कानूनी स्तर पर कुछ प्रक्रिया की गई है ताकि FATF के नियमों को उस तरह से पालन किया जा सके। आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय कहीं ना कहीं मतलब सॉरी वित्तीय बुद्धिमत्ता जो इकाई है, इन चीजों को बनाने के बाद प्रयास किया गया है। तो ये सारे अगर आपने अपने उत्तर में डाल दिया, आपकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको एक वैचारिक रूप से आपको बहुत सारा आधारशिला मिला होगा कि आपको इन उत्तरों में क्या क्या चीज जानने चाहिए था। और प्रयास अपना अच्छा रखिए और जरूर आप इस परीक्षा में बिल्कुल सफल होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।